डीएच लैंड, द्रोणा अकेडमी हेडक्वार्टर। मीटिंग रूम का भारी मेटालिक दरवाजा खुला। हिस। कमरे में बैठे सभी एम्परर्स की नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहां से एक शख्स बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता वाली मुस्कान थी। ये शिवाय था। एम्परर रणविजय ने उसे देखते ही ताना मारते हुए कहा, लो भाई, आगे नवाब साहब। एक ये हैं और एक इनके महान स्टूडेंट ध्रुवांश हैं। दोनों कभी किसी मीटिंग में टाइम पर नहीं आते। लेडी एम्परर आर्ना ने अपनी फाइल्स टेबल पर पटकते हुए थोड़ी झल्लाहट के साथ पूछा, कहाँ थे तुम शिवाय? क्या तुम्हें इस इमरजेंसी मीटिंग का पता नहीं था? हम यहाँ डीएच लैंड के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। शिवाय ने रणविजय के ताने को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बिना कुछ बोले बहुत ही शांत कदमों से चलकर आर्ना के बिल्कुल सामने वाली मेज के पास आया। उसने अपनी जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और उसे बहुत ही आराम से टेबल पर रख दिया। आर्ना ने उस कागज को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या है? शिवाय ने अपनी ठंडी और शांत आवाज में कहा, मैं द्रोणा अकेडमी से रिजाइन कर रहा हूं। सन्नाटा। ये शब्द सुनते ही कमरे में बैठे सभी एम्परर्स के होश उड़ गए। रणविजय सीधा होकर बैठ गया। अमर रायचंद की आंखें फटी की फटी रह गई। शिवाय का रिजाइन? ये कोई छोटी बात नहीं थी। शिवाय के द्रोणा छोड़ने का मतलब था पूरे डीएच लैंड में तहलका मचना। द्रोणा अकेडमी के लिए भी एक बहुत बड़ा और जानलेवा झटका साबित होने वाला था। भले ही शिवाय ने कोई ऑफिशियल बड़ी बैटल नहीं लड़ी थी, लेकिन सभी एम्परर्स और हंटर ऑर्गेनाइजेशन का यह मानना था कि अगर ताकत की बात की जाए तो शिवाय दुनिया के टॉप 3 एम्परर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। आर्ना का दिल थक से रह गया। उसे लगा कि शायद शिवाय को द्रोणा को मूनलाइट में शिफ्ट करने वाले फैसले के बारे में पता चल गया है और वो इस बात से गुस्सा है। आर्ना ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। सुनो, मुझे पता है शिवाय कि तुम रिजाइन क्यों दे रहे हो। अगर तुमको भी द्रोणा के मूनलाइट में रेल में जाने से प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारी बात समझेंगे। हम इस बात को द्रोणा के मेन हेडक्वार्टर में शेयर करते हैं। वो किसी भी हालत में तुम्हारे जैसे मास्टर को खोना नहीं चाहेंगे। हम तुम्हारे लिए कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन शिवाय ने एक हल्की सी हंसी के साथ नाम में सिर हिलाया। तुम गलत समझ रही हो आर्ना। मैं रिजाइन किसी गुस्से या नाराजगी में नहीं दे रहा, अपनी मर्जी से दे रहा हूं। और हाँ, जहां तक द्रोणा के मूनलाइट में शिफ्ट करने की बात है तो मेरा मानना है कि वो सबसे अच्छा फैसला है। द्रोणा का वहां होना ज्यादा सेफ और सिक्योर होगा। देखना, बहुत जल्द हमारे स्टूडेंट्स डेमी ह्यूमंस के साथ ट्रेन होके दुनिया के टॉप हंटर्स कहलाएंगे। आर्ना अब सच में हैरान हो गई। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुम पागल हो गए हो क्या शिवाय? अगर तुम्हें मूनलाइट से प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ऐसे हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमने एक साथ कसम खाई थी ना कि हम इस दुनिया को एक जन्नत बनाएंगे। उस वादे का क्या? ये सुनकर शिवाय की वो कैजुअल स्माइल गायब हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। मुझे सब याद है आर्ना, और मैं उसी वादे के लिए ये कदम उठा रहा हूं। शिवाय ने टेबल पर हाथ रखा और आर्ना की आंखों में देखते हुए कहा, हम आखिर कब तक इस एक छोटे से घेरे में फंसे रहेंगे? कब तक हम सिर्फ अपने देश की राजनीति को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे? अगर इस दुनिया को सच में बदलना है, अगर दुनिया को जन्नत बनाना है, तो हमें बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा, क्योंकि ये दुनिया इमोशन से नहीं, पावर से चलती है। आर्ना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि शिवाय सच कह रहा है। उसने हार मानते हुए एक बहुत ही गहरी उदासी के साथ शिवाय को देखा। तो तुमने अपना आखिरी फैसला कर ही लिया है। ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? द्रोणा छोड़कर कहां जाने वाले हो? शिवाय पलटा। वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने बिना मुड़े सिर्फ एक शब्द कहा, मूनलाइट। दरवाजा खुला और शिवाय वहां से बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। सभी एम्परर्स हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह गए। आर्ना वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर किसी अपने लोग खोने का दर्द साफ नजर आ रहा था। इस पूरे डीएच लैंड में अगर कोई था जिसके सबसे करीब वो महसूस करती थी तो वो शिवाय ही था। और आज वो उसे छोड़कर उस डेविल के पास जा रहा था। एंजल सेक्ट, डिवाइन कोर्टयार्ड। यहां दुनिया के बिल्कुल अलग कोने में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। आज एंजल सेक्ट में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। खुले नीले आसमान के नीचे बादलों में बीच बने एक विशालकाय संगमरमर के कोर्टयार्ड में देवराज का सोने और हीरों से जड़ा हुआ सिंहासन लगा हुआ था। मैदान में बहुत से पावरफुल योद्धाओं का प्रैक्टिस मुकाबला चल रहा था। वहां सिर्फ एंजल सेक्ट के लोग ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के बहुत से छिपे हुए सीक्रेट सेक्ट्स के लीडर्स भी देवराज के मेहमान बनकर आए हुए थे। इन मेहमानों में ह्यूमन बीस्ट्स भी शामिल थे। ये वो जीव थे जो आधे इंसान और आधे जानवर, जैसे शेर, गरुड़ या ड्रैगन होते थे। हालांकि दिखने में मूनलाइट के डेमी ह्यूमंस जैसे ही थे, लेकिन इनकी पावर का लेवल, इनकी एनर्जी का सोर्स डेमी ह्यूमन से बिल्कुल अलग और कई गुना ज्यादा था। एंजल सेक्ट इन ह्यूमन बीस्ट्स को डीमंस की कैटेगरी में नहीं रखता था, इसलिए इन्हें यहाँ इज्जत दी जाती थी। लेकिन इस पूरी महफिल में पूरी तरह से प्योर ह्यूमन रेस वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, सिवाय खुद देवराज के। ऐसा नहीं था कि दुनिया के इस कोने में इंसान नहीं रहते थे।
इंसान थे, लेकिन वो इन एंजल्स और राक्षसों की लड़ाइयों से बहुत दूर रहना पसंद करते थे और वो आम इंसानों जैसे बेवकूफ या कमजोर नहीं थे। इसलिए एंजल सेक्ट भी उन छिपे हुए इंसानों को छेड़ना सही नहीं समझता था। तभी सामने से संगमरमर की सीढ़ियों से उतरते हुए शैली के साथ सिल्वी वहां आई। सिल्वी ने एक बहुत ही खूबसूरत शोल्डरलेस सफेद और सुनहरा डिवाइन गाउन पहना हुआ था। उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो किसी साक्षात अप्सरा जैसी लग रही थी। वो दोनों सीधे स्टेज की ओर गई और देवराज के सामने आधा झुककर ग्रीट करते हुए इज्जत दी। देवराज ने सिल्वी को देखकर एक बहुत ही शातिर और लालची मुस्कान दी। आओ आओ मेरी प्यारी बेटी सिल्वी। देवराज ने अपने बगल में खड़े एक बहुत ही हैंडसम लेकिन घमंडी शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने तुम्हें किसी बहुत ही खास मेहमान से मिलवाना चाहते हैं। सिल्वी ने उस लड़के को देखा। उसने काले और लाल रंग के शाही कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। सिल्वी, ये है ब्लैक सिजिल क्लैन के प्रिंस नावेद। हमने और ब्लैक सिजिल के राजा ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी करवा दी जाए। इस पवित्र बंधन से हमारे दोनों पावरफुल क्लैन मिलकर इस पूरी दुनिया के सबसे सुप्रीम क्लैन बन जाएंगे। ये सुनते ही सिल्वी का खून खौल उठा। उसने बिना एक सेकंड सोचे, बिना किसी से डरे, सीधे देवराज की आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में कहा, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। पूरे कोर्टयार्ड में सन्नाटा छा गया। देवराज की त्योरियां चढ़ गईं। उसका घमंड हर्ट हो गया। वो गुस्से से अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये एंजल सेक्ट तरक्की करे? आखिर प्रिंस नावेद में क्या कमी है? वो हमारी युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास हेल फायर जैसी खतरनाक और रेयर कला है। इतने शक्तिशाली और रुतबे वाले पति के मिलने की तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए सिल्वी। सिल्वी समझ गई थी कि इस लालची देवराज से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपनी नजरें घुमाई और नावेद को देखा। नावेद चुपचाप अपने चेहरे पर एक घमंडी और ठर की मुस्कान लिए खड़ा था। उसकी नजरें सिल्वी के जिस्म को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं। कल जब पिताजी ने ये रिश्ता जोड़ा था, नावेद ने मन ही मन हवस से सोचा, तब मुझे ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन आज इस सिल्वी को इतने करीब से देखकर मुझे लग रहा है कि पिताजी ने बिल्कुल सही किया। मुझे हर हाल में ये लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। एंजल सेक्ट तो पहले से ही हुस्न से भरा हुआ था, लेकिन मुझे इस लेवल की खूबसूरती की उम्मीद भी नहीं थी। कुछ भी करके मुझे इस सिल्वी को अपना खिलौना बनाना है। लेकिन नावेद की इस घिनौनी सोच के बिल्कुल उलट सिल्वी की आंखों में नावेद के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। सिल्वी ने उसे घूरते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा, प्रिंस नावेद, क्या आप सच में ये शादी चाहते हैं? नावेद अपनी जगह से थोड़ा आगे आया और एक डर्टी स्माइल के साथ बोला, अगर ना चाहता राजकुमारी तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा ही क्यों होता। सिल्वी ने अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम दोनों के बीच एक बैटल होगा। अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं चुपचाप आपकी बात मान लूंगी और आपसे शादी कर लूंगी। लेकिन अगर मैं जीती तो आप बिना एक शब्द बोले चुपचाप यहां से चले जाएंगे और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। मंजूर है? नावेद जोर जोर से हंसने लगा। सिल्वी, तुम यहां सबके सामने अपना मजाक क्यों बनाना चाहती हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारा श्राप टूट चुका है और तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम इतनी भी ताकतवर नहीं हो कि मुझसे टक्कर ले सको। मैं अपनी होने वाली बीवी की सरेआम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिल्वी ने अपनी तलवार निकालते हुए ताना मारा। मुझे तो लग रहा है प्रिंस कि मेरे हारने से ज्यादा आप खुद हारने से डर रहे हैं। ये सुनते ही नावेद का ईगो हर्ट हो गया। उसकी स्माइल गायब हो गई। ठीक है, नावेद ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा और सीधा नीचे लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ गया। सिल्वी भी मुड़कर उसके पीछे पीछे मैदान में आ गई। मैदान के चारों तरफ हजारों लोग, एंजल्स और मेहमान ये मुकाबला देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। नावेद, जो खुद ग्रैंड मास्टर के लेवल के बहुत ही करीब था, उसे पूरा यकीन था कि सिल्वी उसे किसी भी जन्म में नहीं हरा सकती। उसे बस थोड़ा सा और ताकतवर बनना था और फिर वो देवराज को भी टक्कर दे सकता था। उसके लिए ये नेचर एंजल सिल्वी कुछ भी नहीं थी। वहीं सिल्वी, वो भी अब श्राप टूटने के बाद अपनी असली पावर में आ चुकी थी। उसकी पावर भी अब ग्रैंड मास्टर से बस थोड़ी ही नीचे थी। लेकिन सिल्वी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि नावेद उससे ज्यादा पावरफुल है। पावर लेवल चाहे सेम हो, लेकिन नावेद ब्लैक सिगिल क्लान से था। ये एक ऐसा जादुई क्लान था जहां एक से बढ़कर एक मेजेस होते थे, जो एम्परर लेवल पर होते हुए भी अपनी स्पेल कास्टिंग से ग्रैंड मास्टर को टक्कर दे सकते थे। यही वजह थी कि देवराज उन लोगों से रिश्तेदारी करना चाहता था। शुरू करो, देवराज ने ऊपर से आदेश दिया। बूम! नावेद ने बिना कोई हथियार निकाले अपने हाथों से आग के गोले बनाए और सिल्वी की तरफ फेंक दिए। सूश सूश! सिल्वी ने अपनी नेचर पावर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया।
जमीन से तुरंत विशालकाय मजबूत पेड़ों की जड़ें और चट्टानें बाहर निकलीं और उन्होंने एक दीवार बनकर नावेद के उन आंख के गोलों को हवा में ही रोक लिया। क्रैश! नावेद थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। वो हवा में तैरते हुए सिल्वी के चारों तरफ घूमने लगा और लगातार अपनी मैजिक से जानलेवा स्पेल्स फायर करने लगा। लेकिन सिल्वी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो बहुत ही शांति और ग्रेस के साथ अपने हाथों को हवा में लहरा रही थी। जमीन से कभी चट्टानें, कभी नुकीली लकड़ियां, तो कभी विशालकाय पत्ते निकलकर नावेद के हर एक हमले को परफेक्टली ब्लॉक कर रहे थे। वो एक डांस जैसा लग रहा था। सिल्वी जानबूझकर नावेद पर कोई अटैक नहीं कर रही थी। वो बस उसके हमलों को डिफेंड कर रही थी और उसे थका रही थी। नावेद की सांसें भारी होने लगी। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। तभी दर्शकों में से फुसुर-फुसुर की आवाजें आने लगीं। अरे, ये प्रिंस तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। राजकुमारी तो इसे उंगलियों पर नचा रही हैं। कैसा ब्लैक सिगिल क्लान का प्रिंस है ये? एक लड़की का डिफेंस नहीं तोड़ पा रहा। ये बेइज्जती सुनकर नावेद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका ईगो चकनाचूर हो गया। तू मेरी बेइज्जती कर रही है? नावेद पागलों की तरह चीखा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया। हवा का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। नावेद अपनी सबसे पावरफुल, सबसे डिस्ट्रक्टिव स्किल यूज करने जा रहा था। एक ऐसी स्किल जिससे खुद देवराज भी डरता था। हेल फायर डूम्सडे स्फीयर। वूम! नावेद के हाथों के ऊपर काले रंग की आग का एक बहुत ही विशाल, बिल्डिंग के बराबर बड़ा आग का गोला बन गया। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसकी गर्मी से ही आसपास की जमीन पिघलने लगी थी। देवराज अपनी कुर्सी से झटके से खड़ा हो गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नावेद, रुक जाओ, तुम उसे मार डालोगे। शैली पागलों की तरह मैदान की ओर भागी। सिल्वी! नावेद के साथ आए उसके क्लान के लोग भी घबराकर उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन नावेद गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने वो विशालकाय काली आग का गोला सीधा सिल्वी को हमेशा के लिए भस्म करने के लिए उसकी ओर फेंक दिया। शुम! वो मौत का गोला सिल्वी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सिल्वी भागने के बजाय अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई, जैसे वो यही चाहती थी। सिल्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन खुद से कहा, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे पता है कि इसके ब्लैक मैजिक पावर्स के आगे मैं अभी कमजोर हूं। खासकर इस हेलफायर के आगे तो मेरा नेचर मैजिक कुछ भी नहीं है। ये मुझे जला देगा। लेकिन इस घमंडी जानवर से हारकर इसकी राखेल बनने से अच्छा है कि मैं खुद को ही हमेशा के लिए खत्म कर लूं। कम से कम मैं मरते दम तक सिर्फ ध्रुवांश की ही रहूंगी। सिल्वी ने अपने दिल में ध्रुवांश का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया और मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गई। वो आग का गोला बिल्कुल उसके पास आ चुका था। नावेद को भी अब समझ आ गया था कि उसने गुस्से में क्या कर दिया है। अगर सिल्वी मर गई तो देवराज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नावेद को अब समझ आया कि सिल्वी ने जानबूझकर उसे उकसाया था ताकि वो उसे सिल्वी को मार दे। लेकिन इससे पहले कि वो हेलफायर सिल्वी को छू भी पाती, फ्लैश! अचानक सिल्वी के पेट के पास से एक बेहद तेज, अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी चमकी। वो रोशनी पलक झपकते ही पूरी सिल्वी के शरीर को घेर लेती है और सिल्वी के चारों तरफ एक अभेद्य सुनहरी डिवाइन शील्ड बन जाती है। मैदान में खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। डिवाइन पावर! देवराज हकलाया। तभी वो विशालकाय हेलफायर का गोला उस सुनहरी शील्ड से जाकर जोर से टकराया। कड़ाक! कोई धमाका नहीं हुआ। जैसे ही वो काली आग उस सुनहरी ढाल से टकराई, वो हेलफायर 1 सेकंड के अंदर ही भाप बनकर हवा में गायब हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस शील्ड ने उस हमले को सिर्फ रोका नहीं, बल्कि उस शील्ड के अंदर से काउंटर अटैक निकला। उसी सुनहरी डिवाइन एनर्जी की एक बहुत ही तेज शॉक वेव सीधा उस हमलावर नावेद की ओर रॉकेट की तरह उड़ गई। नावेद कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पागलों की तरह अपनी पूरी ब्लैक मैजिक की ताकत लगाकर अपने आगे एक मोटी ढाल बना ली, लेकिन क्रैश! वो डिवाइन एनर्जी नावेद की उस काली ढाल को किसी कागज की तरह फाड़ती हुई सीधा नावेद की सीने पर जा लगी। आ! नावेद हवा में कई 100 फीट दूर तक उड़ता हुआ गया और एक पिलर से टकराकर नीचे गिरा। नावेद के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। वो बुरी तरह घायल हो चुका था और कुछ ही सेकंड्स में वो बेहोश हो गया। अगर उसने आखिरी पल में वो मैजिक शील्ड नहीं बनाई होती तो वो आज वहीं मारा जाता।
मैदान में मौत का सन्नाटा छा गया। सिल्वी ने भी अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि वो बिल्कुल सही सलामत है और नावेद दूर बेहोश पड़ा है तो वो भी खुद बहुत हैरान हो गई। उसे इस डिवाइन शील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से, उसके पेट के आसपास से एक बहुत ही जानी पहचानी, गर्म और सुकून देने वाली डिवाइन एनर्जी आ रही है। सिल्वी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए धड़कते दिल से सोचा, क्या उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया है या फिर। सिल्वी का चेहरा अचानक शर्म और खुशी से लाल हो गया। खतरा खत्म होते ही वो सुनहरी शील्ड अपने आप गायब हो गई। ऊपर सिंहासन पर खड़ा देवराज अब बुरी तरह कांप रहा था। वो हैरान, परेशान और अंदर तक डरा हुआ था। वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। वो भी सिल्वी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। देवराज ने मन ही मन डरते हुए शैली को देखकर कहा, शैली, राजकुमारी को उनके कमरे में वापस ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है। सिल्वी ने एक आखिरी बार बहुत ही एटीट्यूड के साथ देवराज को घूरा और बिना कुछ बोले वहां से शैली के साथ चली गई। देवराज ने अपने गार्ड्स को प्रिंस नावेद का इलाज करने का ऑर्डर दिया और खुद डर के मारे पसीना पोंछता हुआ वहां से चला गया। डीएच लैंड होप कॉलेज की डॉर्मेट्री के बाहर। दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स या लड़ाइयां चल रही हों, होप कॉलेज के स्टूडेंट्स की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। कॉलेज हॉस्टल के बाहर ईशा, कृति और प्रिया तैयार होकर खड़ी थीं। वो आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही थी। तभी वहां एक बहुत ही हैवी और मस्कुलर स्पोर्ट्स बाइक की व्रम की जोरदार आवाज आई। वो बाइक सीधा उन तीनों लड़कियों के पास आकर रुकी। बाइक चलाने वाले ने ब्लैक जैकेट और हेलमेट पहना हुआ था। वो वहीं रुककर उन तीनों लड़कियों, खासकर प्रिया की ओर लगातार घूरने लगा। पहले तो उन तीनों ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब वो लड़का काफी देर तक वहीं खड़ा रहा तो कृति, जो थोड़े टॉम बॉय टाइप की थी, का गुस्सा भड़क गया। कृति आगे बढ़ी और कमर पर हाथ रखकर एटीट्यूड में बोली, ओए, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे घुर क्यों रहे हो बे? ये सुनते ही वो लड़का बुरी तरह घबरा गया। उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना हेलमेट उतारा और बहुत ही इनोसेंट और डरी हुई आवाज में कहा, सॉरी जी, एक्चुअल में मैं यहाँ। वो अपना वाक्य पूरा कर ही रहा था कि प्रिया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। विशु! प्रिया खुशी से चहक उठी, तुम आ गए। वो लड़का विशु प्रिया को देखकर बहुत ही प्यार से एक भोली सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए ईशा और कृति की ओर देखा और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, गाइस, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम दोनों को बताया था, विशु। प्रिया ने विशु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये एक बहुत ही छोटे से प्यारे से टाउन से है, वहां का सबसे अमीर और सबसे भोला भाला लड़का है। कृति ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ओह, तो क्या ये भी आज हमारे साथ घूमने आने वाला है? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए ब्लश करके कहा, हाँ, हम दोनों पिछले कुछ टाइम से ऑनलाइन डेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज इसे भी यहाँ शहर बुला लिया। हम सब घूमने जा रहे हैं। तुम दोनों तो अपने अपने बॉयफ्रेंड कबीर और शुभम के साथ बिजी रहोगी, तो मैं बेचारी सिंगल क्या करती। विशु सच में एक बहुत ही भोला और सीधा सा लड़का था। वो एक बहुत ही अमीर किसान फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन शहर की चालाकी नहीं थी। उसके पास जो वो सुपर बाइक थी, वो उसके छोटे से कस्बे और आसपास के सैकड़ों गांवों में किसी के पास भी नहीं थी। उनके गांव वालों के लिए वो बाइक किसी टॉप मॉडल की लैम्बोर्गिनी से कम नहीं थी। कृति ने प्रिया को थोड़ा साइड में खींचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, प्रिया, तू श्योर है ना इसे अपने साथ ले जाने के लिए? तू बहुत अच्छे से जानती है कबीर और शुभम की पहचान और पावर क्या है। ये गांव में रहने वाला बेचारा सीधा लड़का है। इसने हंटर पावर के बारे में सुना बहुत होगा, लेकिन कभी अपनी आंखों के सामने असली फाइट देखी नहीं होगी। ये डर न जाए कहीं हमारी दुनिया देखकर। प्रिया ने हंसते हुए ना में सिर हिलाया। अरे नहीं पागल, इनके गांव में भी हंटर्स होते हैं। कृति ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की। वो विशु की ओर मुड़ी और मजाक करते हुए पूछी, अच्छा विशु, तुम हंटर पावर के बारे में क्या जानते हो? क्या करते हैं हंटर्स? विशु ने बहुत ही गर्व से एक मासूम सी स्माइल के साथ जवाब दिया, अरे जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे गांव में भी बहुत से लड़के हैं जिनके पास पावर है। एक हंटर 10 बैलों के बराबर ताकतवर होता है। वो 10 घंटे की जुताई का काम सिर्फ 1 घंटे में कर देते हैं। बहुत पावरफुल होते हैं वो। ये सुनकर कृति ने अपना माथा पीट लिया। उसने ना में सिर हिलाते हुए आसमान की तरफ देखकर मनी मन कहा, हे भगवान, भगवान करे कि आज कबीर और शुभम की असली पावर इस बेचारे के सामने कभी ना आए, वरना इस मासूम का तो मानसिक संतुलन ही हिल जाएगा। तभी उस शांति को चीरते हुए एक बहुत ही भारी, महंगी और लग्जरी स्पोर्ट्स कार के इंजन की दहाड़ सुनाई दी। वूम! सबकी नजरें एक झटके में उस आवाज की ओर घूम गईं।
काले शीशों वाली वो खतरनाक स्पोर्ट्स कार सीधा उनके हॉस्टल के गेट की ओर ही आ रही थी। कौन है उस कार में? क्या कबीर आ गया है या फिर कोई नया खतरा ईशा की चौखट पर पहुंच चुका है? कहानी अब एक बहुत ही मजेदार और साथ ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है।